हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ सीबीएसई क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। और गाइज ये क्वेश्चन पेपर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में 6 अप्रैल 2021 को आया था। और आप इससे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहने वाला है, फॉर्मेट रहने वाला है, वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। और गाइज अगर आप इससे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व किया, आज वो इसका पेपर दे के आए हैं, उनके लिए मैं एक और बात बता दूं कि इस वीडियो में मैंने इसके सॉल्यूशंस भी डाल रखे हैं, सारे मार्क कर रखे हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने आंसर्स को सही करके आए हैं और कितने क्वेश्चंस के आपके आंसर गलत हो गए। और गाइज ये जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा भी ध्यान से इसको करता है तो उसके 80 आउट ऑफ 80 नंबर आने के भी बहुत अच्छे से चांसेस हैं। बस अगर टीचर उसके नंबर ऐसे ही ना काट ले, क्योंकि जब टीचर देखता है कि किसी बच्चे के फुल मार्क्स आ रहे हैं तो एक दो नंबर इधर उधर से काट लेता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और गाइज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो आप वीडियो को सिंपली पॉज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चंस को पढ़ लें, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को आपके पढ़ के सुनाऊंगा तो यहाँ पर बहुत सारे गद्यांश काव्यांश दिए गए हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस खुद पढ़ने हैं, जो आपको पैराग्राफ वगैरह दिए हैं, अगर आप वो पढ़ने हैं तो पढ़ सकते हैं। आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को सिंपली पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत की भूमि में समन्वय की वशिष्ठ भावना समाई हुई है का आशय है। तो इसका जो आंसर है वो सेकंड वाला ऑप्शन है, मिली जुली संस्कृति का होना। यहाँ पर हमें मेनली समन्वय जो वर्ड है उसके बारे में बताना है। तो मिली जुली संस्कृति का अर्थ का होना इसका अर्थ होता है, तो वही सेकंड वाला ऑप्शन इसका आंसर है। इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, भारत को विश्व गुरु की पदवी प्राप्त हुई। तो इसमें हमें ये बताना है कि भारत को विश्व गुरु की पदवी क्यों प्राप्त हुई। इसके लिए जो पहले तीनों ऑप्शन है वो राइट हैं, तो इसके लिए हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आंसर होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, मनुष्य को चांद पर कदम रखने योग्य बनाने में भारत का क्या योगदान है। तो हमारे भारत ने ही शून्य की खोज की थी। और अगर शून्य की खोज नहीं होती तो जो गणित है वो आगे नहीं बढ़ पाता, और अगर गणित आगे नहीं बढ़ पाता तो कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं हो सकती थी। और जो रॉकेट को स्पेस में भेजा जाता है वो सब कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे ही होता है। तो इसका आंसर थर्ड वाला होगा, शून्य की खोज। इसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है, मन के भीतर छुपे गूढ़ ज्ञान और दर्शन के अमूल्य ज्ञान का भंडार निहित है। तो ये सब कहाँ पे है, ये आपको पैराग्राफ में दिया गया है। इसका सेकंड ऑप्शन आंसर है, वेदों और उपनिषदों में। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा ये बच्चों को हार्ड लगा होगा अगर उन्होंने ये वाला पार्ट किया है, क्योंकि इसके लिए हमें एक और पार्ट दिया गया है, सेकंड वाला गद्यांश। हमें इन दोनों में से कोई एक करना था। तो पांचवा प्रश्न, वैराग्य का पर्यायवाची शब्द जो कि विरक्ति होता है। वैराग्य का और विरक्ति का मतलब होता है जो लोग उस संसार के मोह माया को छोड़ देते हैं, संसारिक सुख को छोड़ देते हैं और तपस्वी लोग बन जाते हैं, उसी को विरक्ति या वैराग्य कहते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध थे। इसके बाद हमारा गद्यांश 2 आ चुका है। अगर आपको इसका पूरा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और जिनको नहीं पढ़ना है तो आप सिंपली सीधा आंसर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे आंसर्स आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि। यहाँ पर जो आपको पहले 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं गाइस, ये तीनों ऑप्शंस राइट हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ में दिए गए हैं। ये और कारण भी बताया गया है कि पेड़ों को हरा सोना कहा जाता है, तो इसलिए हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी राइट होगा। इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस राइट हैं। प्राकृतिक रूप से हवा भी स्वच्छ होगी, उद्योगों से निकलने वाली जो गैसें हैं उनसे भी हमें छुटकारा मिलेगा, और भरपूर वर्षा भी होगी। तो यहाँ पर चौथा वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रदूषण को कम करने या रोकने में हम क्या सहयोग दे सकते हैं। तो अगर हम चारों ऑप्शंस देखें तो कहीं ना कहीं वो सभी सही हैं, चारों ऑप्शंस। लेकिन अगर हम फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को देखें, अगर हम उन्हें करते हैं तो इंसानों को रहने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि इन सब का उपयोग हमारी डेली लाइफ में होता है। तो इसलिए इन तीनों को हम गलत मानेंगे, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा, अधिकाधिक वृक्ष लगाएं, क्योंकि हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो पूरा पैराग्राफ है वो पेड़ों से रिलेटेड ही है, तो आंसर भी हमारा यही होगा, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, पेड़ हमें पानी के अभाव से कैसे बचाता है। इसका आंसर आपको लास्ट के पैराग्राफ में मिल जाएगा, जो कि जल को अवशोषित कर।
यानी कि जो जल होता है वो धरती में जाता है, धरती की जड़ें जो पेड़ होता है तो वो पूरे जो जल है उसको सोख लेता है, और जब वो धरती में जल जाता है तो वो बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाता है। तो इसका फोर्थ का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद है हमारा पांचवा प्रश्न, और इसमें हमें बताना है कि दैनिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो गाइज यहाँ पर एक प्रत्यय राइट है, चौथा वाला ऑप्शन राइट है क्योंकि दैनिक में एक प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न आ गया है जहाँ पे हमें दो पद्यांश दिए गए हैं, दो में से हमें करना एक ही है, लेकिन मैं आपको दोनों के सॉल्यूशंस यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको ये पूरा पद्यांश पढ़ना है तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो वीडियो को सिंपली पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको पढ़ पाएंगे, तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। और इसके बाद हमारा पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में देश का वर्णन किस शब्दों में किया गया है। तो आपको मैं एक बार दिखा दूँ, स्टार्टिंग में ही मनमोहनी लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने मोहक आएगा इसका आंसर, क्योंकि जो और तीनों ऑप्शन है वो यहाँ पर कहीं भी फिट नहीं आते हैं। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ही ना हो, और स्थिर मतलब बिल्कुल जो एक जगह पे रहता है, बिल्कुल हिलता जुलता नहीं है, वीरतापूर्वक, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे देश का वर्णन किया गया है वो बहुत ही अच्छे से किया गया है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा जो कि है मनमोहक। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, चरण निरंतर रत्नेश धो है। यहाँ पर ये भारत के बारे में दिया गया है कि भारत के जो चरण हैं वो निरंतर रत्नेश धो है, यानी कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत का अगर हम चरण माने तो वो दक्षिण साइड में आता है, और दक्षिण में क्या चीज़ है, सागर है, जहाँ से भारत की भूमि स्पर्श होती है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, दक्षिण में सागर भारत भूमि को स्पर्श करता है। इसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, अमृत की धारा कौन बहा रहा है। अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर सीधा लिखा है कि अमृत की धारा नदियाँ बहा रही हैं। वैसे अमृत की जगह पे वहाँ पे दूसरा वर्ड आया इसका पर्यायवाची, लेकिन मतलब सेम ही है, और हमारा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। और गाइस चौथा वाला प्रश्न है, यहाँ पर मैंने इसको मार्क नहीं किया गाइस, मैं भूल गया हूँ, लेकिन चौथे वाले प्रश्न का उत्तर मुकुट होगा। अगर आपने पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं, पद्यांश को पूरा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हिमालय को मुकुट बताया गया है। इसके बाद जो हमारा पांचवा प्रश्न है उसका उत्तर है भारत, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ विशेषताएं, जो भी कुछ बताया जा रहा है वो भारत देश के बारे में ही बताया जा रहा है। इसके बाद हमारा सेकंड वाला पद्यांश आ चुका है। अगर आपको सही पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो तो आप इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको आई होप कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिल रही होगी। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, कांटा किसका प्रतीक है। अगर आप इस पूरे पद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, और इसका अर्थ है यहाँ पर दुर्जन, कांटे को दुर्जन कहा जा रहा है। उसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है जिसमें हमें पूछा गया है कि फूल किसका प्रतीक है। इसका आंसर होगा सज्जन व्यक्ति। इसके बाद हमारा थर्ड प्रश्न है जिसमें हमें पूछा गया है, भ्रवर को अपना अनूठा रस कौन पिलाता है। तो इसका आंसर फूल है, क्योंकि फूल ही है जो अपना अनूठा रस भंवरों को खिलाता है। उसके बाद जो चौथा प्रश्न है उसमें पूछा गया है, तितलियों के पर कौन कतरता है। तो तितलियों के पर कांटा कतरता है। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं, और इस पाँचवें प्रश्न में हमें इस काव्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक बताना है, जो कि ऑप्शन 4 होगा, फूल और कांटे, क्योंकि इस पूरे काव्यांश में फूल और कांटे की ही बात की गई है। इसके बाद हमारा व्यावहारिक व्याकरण वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्रश्न नंबर 3 है, और इसमें हमें कुछ 5 सब पार्ट दिए हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 4 के उत्तर करने हैं, जो भी हमें सबसे ज़्यादा ईजी लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको इनमें 5 के उत्तर बताने वाला हूँ। तो हमारा जो पहला इसका पार्ट है वो है, दयाहीन व्यक्ति पशुओं से भी बदतर है। तो जो दयाहीन व्यक्ति होता है वो पशुओं से ही बदतर। तो इसमें कैसा वाक्य होगा, सरल वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वाक्य ही है और जो कि सरल वाक्य में आता है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है, यदि अकाल पड़ेगा तो जन जन की हानि होगी। तो इसमें हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 वाक्य हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, यानी कि पहला अगर अकाल ही नहीं पड़ेगा तो जन जन की हानि होने की कोई बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला वाक्य है, जन जन की हानि होगी, ये पहले वाले वाक्य यानी कि यदि अकाल पड़ेगा पे आश्रित है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पता है कि इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें बताया गया है, सूरज उगा और अंधेरा भाग गया। तो इसमें भी हमें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो इसका आंसर संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वाक्य आ रहे हैं लेकिन दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं। तो और क्योंकि पहला वाक्य है सूरज उगा जो कि स्वतंत्र है, उसके बाद दूसरा वाक्य अंधेरा भाग गया वो भी एक स्वतंत्र वाक्य है। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनका भव्य स्वागत हुआ। हमें यहाँ पे रचना उपवाक्य का भेद बताना है। तो यहाँ पर हम सभी लोग देख सकते हैं जो उपवाक्य है वो है, उनका भव्य स्वागत हुआ। तो भव्य स्वागत हुआ में यहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया हो रही है जो कि है स्वागत हुआ। जहाँ पे भी क्रिया की विशेषता बताई जाए वहाँ पे क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर स्वागत हुआ, इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है भव्य शब्द के द्वारा, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य आएगा।
दोस्तों अब हम अपने पांचवें प्रश्न पर आ चुके हैं। इसमें हमें दिया गया है, चोर ने अपने बचाव का कोई उपाय नहीं देखा, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। इसमें हमें इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो अगर हम देखें पहले, दूसरे और तीसरे का आंसर इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटेंस बन रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि चौथा वाला जो हमारा ऑप्शन है उसमें दो वाक्य हम बना सकते हैं, और मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं, एक जो मेन वाला वाक्य होता है और दूसरा आश्रित। तो यहाँ पर हम इसको दो वाक्यों में बदल सकते हैं। पहला कि चोर ने देखा और फिर उसने बोला कि उसके बचाव के लिए कोई उपाय नहीं है, तो इसलिए फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। और फिर इसके बाद जो हमारे 5 प्रश्न हैं वो है वाच्य के ऊपर। और गाइस वाच्य तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर बल दिया। तो यहाँ पर ने आ रहा है और एक ही वाक्य है, तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर भी ने आता है तो वहाँ पे कर्तरी वाच्य होता है, और जहाँ पर जो क्रिया है जो कर्ता के अनुसार आती है वहाँ पर कर्तरीवाच्य होता है, जैसा कि पहले में हो रहा है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। यहाँ पर भाववाच्य आएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है दौड़ा नहीं जाता है, तो जहाँ पर नहीं जाता है वगैरह आता है वहाँ पर भाववाच्य होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें कर्मवाच्य होगा क्योंकि यहाँ पर शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जो क्रिया आ रही है वो आ रही है कर्म के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न, वे यह दृश्य नहीं देख सकते। इसका जो आंसर है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ गाइस। अगर मैं जब भी कभी इसका आंसर अपने टीचर से पूछूंगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर बता दूंगा एक बार, अगर अलग होगा तो, वरना यही वाला आंसर है। तो यहाँ पर हमें इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि कर्म वाच्य में जो क्रिया आती है वो आती है कर्म के अनुसार, तो ऐसा मुझे पहला, दूसरा और तीसरे में नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, ये मुझे तीसरे वाले में लग रहा है क्योंकि वे है दृश्य नहीं देखेंगे। क्योंकि अगर आप वाक्य को भी देखें तो उसमें भी वे सबसे पहले आ रहा है और इन सब में यह दृश्य पहले आ रहा है। तो क्योंकि चौथे वाले के अनुसार ही आ रहा है, मतलब वैसे ही सेंटेंस इसमें बन रहा है, तो थर्ड वाला ही और यहाँ पर सही होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा पांचवा प्रश्न है, रोगी से रात भर सोया नहीं गया। इसको हमें कर्तरी में बदलना है। तो इसका होगा, रोगी रात भर सो नहीं सका। क्योंकि अगर हम रात भर, जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें से आ रहा है, फिर तीसरे वाले में भी से आ रहा है और चौथे वाले में द्वारा आ रहा है, तो जहाँ पे भी से या द्वारा आता है वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होता है, तो या फिर हमारा भाववाच्य भी कभी कभी होता है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही राइट होगा। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है जो कि सबसे ज़्यादा ईजी है, पद परिचय। यहाँ पर हम बड़ी ही ईजिली बिना किसी डाउट के इसको कर सकते हैं अगर आपने ग्रामर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रखा है। तो हमें पहले राहुल का पद परिचय देना है पहले वाले प्रश्न में। तो राहुल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसा कि हमें फर्स्ट वाले में दिया है, लेकिन ये हमें थर्ड वाले में भी दिया है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, एक वचन है, ये भी राइट है, पुल्लिंग है, लेकिन कर्ता कारक है ये, तो फर्स्ट वाला हमारा राइट है। उसके बाद सेकंड, हम लोग सफाई कर रहे थे, तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, जो कि उत्तम पुरुष में आता है, और हम लोग है तो बहुवचन होगा, पुल्लिंग और कर्ता कारक। तो इसके चौथा वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा प्रश्न है उसमें हमें सीख रहे हैं का पद परिचय देना है। तो यहाँ पर ये सीख रहे हैं एक क्रिया है, इसमें सक्रामक क्रिया है क्योंकि क्रिकेट सीख रहे हैं, यहाँ पे कर्म, क्रिकेट जो है कर्म है हमारा, और बहुवचन है क्योंकि सीख रहे हैं, यहाँ पर पुल्लिंग आएगा, वर्तमान काल में हो रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट होगा। मैं हाथ से लिखता हूँ, इसमें जो हमारा हाथ है वो जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ण कारक है। इसके बाद हमारा जो पांचवा प्रश्न है उसमें संतरे की मिठास अच्छी है। तो यहाँ पर ये विशेषण तो नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट है, भाववाचक संज्ञा, बहुवचन, स्त्रीलिंग। फिर हमारा छठा प्रश्न है रस के ऊपर, और रस वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस पेपर में भी आए थे, जैसे कि रति किस रस का स्थायी भाव है, जो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में जो क्वेश्चन दिए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इसका श्रृंगार रस है। फिर रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रसराज की संज्ञा दी जाती है, तो रसराज किसे कहा जाता है, आप ये भी याद रख लेना, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। फिर बाल दशामुख निरखी जसोदा, तो इसमें हमारा वात्सल्य रस आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यशोदा माता की बात की जा रही है, जो बाल यानी कि श्री कृष्ण की बात कर रही हैं, और जहाँ पर माता पिता या बच्चों के बीच में प्रेम की बात आती है तो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। और यहाँ पर गर्भ के अर्वक दलन परशुम और अतिघोर, इसमें रौद्र रस आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाक्य परशुराम जी बोलते हैं कि उनका जो फरसा है वो बहुत ही घातक है, और वो मतलब किसी भी बच्चे को मार सकता है, गर्भ में पड़ रहे बच्चे को, तो यहाँ पर वो गुस्से में कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला रौद्र रस आएगा। और फिर हमें यहाँ पर एक पाठ्य पुस्तक से एक पैराग्राफ दिया गया जो कि बाल गोविंद भगत वाले पार्ट से दिया गया है, और यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हमें इसे पढ़ना है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को सिंपली पॉज कीजिए और इसे पढ़ लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी इसको पूरा किया गया है, यहाँ पर ये पैराग्राफ पूरा होता है। फिर उसके बाद 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बालों का कद मंझोला था, ऐसा हमें इस पैराग्राफ में दिया है, हम ये सब इस पैराग्राफ में से देख के ही कर सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको उसके भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में इसे कर रहे हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जिससे आप श्योर रहें और आपकी कोई मिस्टेक ना हो। दूसरा प्रश्न है, उनका चेहरा किससे जगमग रहता।
तो सफ़ेद बालों से रहता था उनका चेहरा जगमग। फिर तीसरा प्रश्न है वे मस्तक पर क्या लगाते थे, तो इसका उत्तर होगा राम नंदी चंदन, सेकंड ऑप्शन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है लेखक को क्या याद नहीं है, सेकंड उनकी पत्नी यानी कि बाल गोविंद भगत की पत्नी उन्हें याद नहीं है। पाँचवा प्रश्न बाल गोविंद भगत साधु थे गृहस्थ से, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, तो बाल गोविंद भगत साधु थे और साथ ही साथ वो गृहस्थ भी थे, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा कि उपरोक्त दोनों। फिर हमारा आठवां प्रश्न है जिसमें हमें हालदार साहब वाला जो चैप्टर है तो वहाँ से हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हालदार साहब को कैप्टन के बारे में किसने बताया, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 4 पान वाले ने। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें पूछा गया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन लेखक ने किसके लिए किया है, तो मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है वो फादर कामिल बुल्के के लिए आया है, उसमें उसी की जो है पूरी स्टोरी दी गई है, तो हमारा फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट है। फिर हमारा जो नौवां प्रश्न है यहाँ पे हमें कन्यादान चैप्टर से एक पार्ट दिया गया है और फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं वरना आपको इसकी पढ़ने जैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एग्ज़ाम टाइम पे आपको पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं है। तो अंतिम पूंजी किसे कहा गया है, तो जो अंतिम पूंजी है वो पुत्री के लिए आया है, यहाँ पे मैंने मार्क करना भूल जाऊँ तो यहाँ पे पुत्री के लिए आएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है किसका दुख प्रमाणित था, तो माँ का दुख प्रमाणित था। लड़की कैसी थी, पहला ऑप्शन भोली। चौथा लड़की को क्या नहीं आता था, पहला ऑप्शन इसका राइट होगा दुख बाँचना। फिर पाँचवा प्रस्तुत गद्यांश में स्त्री जीवन का बंधन किसे कहा गया है, वस्त्र और आभूषणों को, जो कि सेकंड ऑप्शन है। फिर हमारा 10वां प्रश्न आ रहा है यहाँ पे। 10वां प्रश्न में हमें जो पहला क्वेश्चन है वो गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, तो गोपियों ने अपनी तुलना चींटी से की थी, क्योंकि जैसे चींटी गुड़ में लिपट जाती हैं वैसे ही गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में मंत्रमुग्ध थीं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है अट नहीं रही है कविता में किस मास के प्राकृतिक सुंदर के बारे में बताया गया है, मतलब किस महीने के बारे में बताया गया है वहाँ पे, तो फाल्गुन या फिर फाल्गुन मास के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर गाइस जो ऑप्शन वाले थे सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं खंड आ, और आपका 40 नंबर का मैंने सारे सोल्यूशन भी बता दिए, पूरा समझा भी दिया है। तो दोस्तों अब हमारा खंड ब स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे हमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक में से यानी कि क्षितिज और कृतिका बुक में से। यहाँ पे हमें 11 प्रश्न दिए गए हैं जहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल, और हमें चारों प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 वर्ड में देने हैं। आप वर्ड लिमिट का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा आंसर लिखते हैं तो बोर्ड में उसके मार्क्स आपके काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं अपनी बुक में से नोट कर सकते हैं, और आप इन क्वेश्चंस को जरूर उतार लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं और इसीलिए प्री बोर्ड में भी आए हैं, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा 12 प्रश्न है जहाँ पे हमें 60 से 70 वर्ड्स में आंसर देना है, जो हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं तीनों के तीनों, और आप कोशिश करिएगा कि 3 नंबर वाले जो प्रश्न हैं आप उनमें 3 पॉइंट लिखें अलग अलग करके, तो आपको ईजिली जो एग्जामिनर है वो मार्क्स दे देगा। उसके बाद हमारा 13वां प्रश्न है जहाँ पे हमें 40 से 50 वर्ड में सिर्फ 3 में से 2 के आंसर देने हैं, जो भी हमें ईजी लग रहा हो, तो आपको जो भी ईजी लग रहा हो तो आप उसके 2 के आंसर दे देना। आप ट्राई करना कि आप तीनों के दें, लेकिन अगर आपका मन है 2 का तो आप 2 का भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा 14 प्रश्न है जहाँ पर हमें एक अनुच्छेद लिखना है 80 से 100 शब्दों में, और ये 5 नंबर का है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो अनुच्छेद को निबंध समझ लेते हैं, लेकिन निबंध और अनुच्छेद में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों, तो आप उसका भी ध्यान जरूर रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप सटीक लिखें, अच्छा से लिखें, ये नहीं कि कहीं कुछ भी आप लिखते जा रहे हैं तो उसके आपके नंबर कट सकते हैं। और क्योंकि ये आपको 100 वर्ड के अंदर ही लिखना है, तो आप 100 से 120 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। और इसके टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आप इन टॉपिक से अच्छे से वाकिफ़ हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला है, इन 3 में से हमें कोई एक ही करना है, तो पहला है इसमें कोरोना काल में मेरी पढ़ाई, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप इन सबको जानते हैं कि आपकी पढ़ाई पे कैसे असर पड़ा है और क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं आपकी पढ़ाई के बारे में। उसके बाद दूसरा इंटरनेट आज की आवश्यकता, तो आपको इंटरनेट के बारे में भी पता है कि कैसे सब उसको उपयोग होता है, कितना इंपॉर्टेंट है वो। फिर प्राकृतिक आपदाएँ, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं, क्योंकि भूकंप वगैरह जो बाढ़ वगैरह आती रहती हैं वो भी प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, और जो कोरोना चल रहा है ये भी एक प्राकृतिक आपदा का ही उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे जो महामारी है वो एक प्राकृतिक आपदा ही है। इसके बाद हमारा 15वां प्रश्न है जहाँ पर हमें ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है, क्योंकि ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है। या फिर अगर हमें ये नहीं करना है तो हम इसका और वाला पार्ट कर सकते हैं, जिसमें हमें 10वीं के बाद जो हमारी आगामी पढ़ाई है उसमें हम मतलब फ्यूचर में जो हमें करना है उसकी योजना का हमें जिक्र करना है मित्र अपनी सहेली से 80 से 100 शब्दों में। फिर 16 प्रश्न है स्वच्छता पर जागरूकता के लिए 25 से 50 शब्दों में विज्ञापन, या फिर विद्यालय में जो प्रास्ताविक संगीत प्रतियोगिता है उसके लिए 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन। तो आप विज्ञापन पे आप कोशिश करना कि आप विज्ञापन के लिए पूरा पेज लें, जैसे कि आपको वर्ड लिमिट दे रखी है तो आप ज़्यादा शब्द ना लिखें, लेकिन उसको अच्छे से बनाएं, उसमें पिक्चर्स ड्रॉ करें अगर आपके पास टाइम बचे तो। ये नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बस इसी में लगे पड़े हैं और आप अपने जो आगे वाले मार्क्स हैं आप उनको भी कटवा लें, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप कोशिश करिएगा कि आप उसको अच्छे से सजा पाएँ, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा 17वां और आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर हमें बधाई संदेश लिखना है
इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला कि हमें 25वें अपने किसी प्रियजन जिसको हम जानते हो जो हमारा प्रिय है उसको 25वें वैवाहिक वर्षगांठ की जो मान के मतलब शादी की सालगिरह होती है, उस 25वीं शादी की सालगिरह की हमें यहाँ पर बधाई देनी है किसी को भी 30 से 40 शब्दों में। या फिर जो हमारा छोटा भाई है उसने जो अपने क्लास में सेकंड स्थान प्राप्त किया, सेकंड आया हो, तो उसके लिए भी हम बधाई पत्र लिख सकते हैं। हमें इनमें से कोई एक ही करना है। तो गाइज़ यहाँ पर ही हमारा पेपर समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, कम से कम 3-4 घंटे मेरे को लग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार ट्राई कर रहा था, सही से बन नहीं रही थी बाकी वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टाटा बाय बाय दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।